नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा। आप देख रहे हैं हमारा सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज हेडलाइंस बन रही हैं अखबारों में। हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड से, मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, हमारे साथ पलाश जी जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की और मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सीएम सुक्खू ने राज्य को दो बड़ी सौगात दी है, जिसमें से 11,000 करोड़ की जो है हवाई अड्डे का निर्माण होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखा के गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डा है, उसके विस्तारीकरण पर करीब 11,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। यह धनराशि केवल विस्तारीकरण पर नहीं बल्कि जो है विस्तारीकरण जद में आ रहे लोगों के दिए जाने वाले मुआवजे के लिए जो है वो अलग होगा। कहीं ना कहीं इसमें एक चीज भी सामने निकल कर आ रही है, जो विस्तारीकरण की बात सीएम सुक्खू को द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपिन सिंह परमार के प्रश्न पर बताया था कि जो ये हवाई अड्डा कांगड़ा स्थित जो कांगड़ा का हवाई अड्डा है, उसमें तमाम जो 70 फ्लाइटें हैं वो आती है। कहीं इसके विस्तारीकरण में 11,000 करोड़ रुपए जो खर्च की जाएगी। और इनकी एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं निशा, की सरकार की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने की सूचना पर जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट है उन्होंने साफ तौर पर रोक लगा दिया है। जी हिमाचल जी। प्रदेश हाईकोर्ट ने औद्योगिक इकाइयों से 1 सितंबर 2023 को जारी सूचना के तहत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज वसूलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ तौर कहा है कि यह हाईकोर्ट लगाते हुए कोर्ट ने औद्योगिक इकाइयों को पुराने रियायत दर से रियल्टी जो जो अवैध वसूली की जा रही है, तो उस पर जाहिर तौर पे उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर रोक लगाए जाने की बात भी सामने साफ तौर पर आई है। जी जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ की और पलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। पलाश जी, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा जी, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस वक्त का लोगों को इंतजार था, वो वक्त फिलहाल आज आ चुका है। इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की कैबिनेट ने आज 9 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाने का फैसला जो कर दिया है, जो कि ये कार्यक्रम पौने 12 बजे राजभवन में इसका आयोजन किया जाएगा, जहां पर राज्यपाल के समक्ष जो है वो 9 नए मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वो शपथ लेंगे। जिसमें से सबसे खास बात मैं आपको बता देना चाहूँ कि 4 से 5 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दोबारा से मौका जो है वो दिया गया है। जिसमें कि अगर बात की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से जब 2018 तक छत्तीसगढ़ में थी, तो लगातार 15 साल बृजमोहन अग्रवाल जो है वो सरकार में मंत्री रहे। जी जी। वहीं अगर बात की जाए तो दयाल दास बघेल हैं, केदार कश्यप है। ये पुराने चेहरे हैं 4 से 5 लोगों के, जिन्हें जो है वो एक बार फिर से मौका दिया गया है। वहीं जो और जो कद्दावर नेता माने जाते थे, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, तो ये जो बड़े चेहरे थे, मंत्री पद के दावेदार थे, तो इन्हें फिलहाल अभी इनके हाथ जो है वो निराशा लगती हुई नजर आ रही है। जी जी। हालांकि अभी तीन तीन मंत्रियों के पद जो है वो अभी भी जो है वो खाली हैं। तो देखना ये होगा कि आगे क्या जो उप मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के, उन्हें कोई विभाग दिया जाता है। हालांकि विभागों का बंटवारे कौन सा विभाग दिया जा रहा है, इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन बिल्कुल। बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ पुराने चेहरों को जो है वो दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है। वहीं जी अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव की बात अगर करें तो चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले तक कांग्रेस पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी। एग्जिट पोल में भी यही दावा किया जा रहा था कि 55 से 60 सीटों के बीच कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जी जी। लेकिन परिणाम बिल्कुल ही उसके विपरीत रहे। निराशाजनक परिणाम कांग्रेस के हाथ लगे, जिसके बाद आज से जो है वो कांग्रेस पार्टी की मैराथन बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी हो जाएगा और हार की असली वजह क्या, कुछ कारण है, इसे लेकर जो है वो मंथन जो है किया जाएगा। जी जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की और हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े उत्तर प्रदेश से। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं।
निशा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, शासन की जानकारी आपको देना चाहूँगा कि शासन में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर क्या तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो आईएएस अधिकारी हैं उनके डीपीसी निशा आज होनी है। जी बता दूं कि 97 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन की जो फाइलें हैं वो लगभग तैयार हो चुकी हैं पूरी तरीके से। और जो प्रदेश में हमारे 4 आईएएस हैं प्रमुख सचिव और 17 आईएएस अधिकारी बनेंगे वो सचिव। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में इस बार किसी भी आईएएस अधिकारी की अपर मुख्य सचिव रैंक पर पदोन्नत नहीं होनी है। जी उत्तर जी प्रदेश में 20 आईएएस अधिकारी निशा अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं, जिनके रिटायर होने पर भी ही ये सीटें भरी जाएंगी। और 99 बैच के आईएएस अफसर सचिव से प्रमुख सचिव होने हैं। उनमें अगर हम बात करें तो उनके नाम जो हैं संयुक्ता समदार हैं, रविंद्र नवदीप रिनवा और पी गुरु प्रसाद प्रमुख हैं। जी बिल्कुल। प्रमुख सचिव के साथ साथ ही 2008 बैच के 17 आईएएस अफसर सचिव रैंक में प्रमोट होने हैं, जिनकी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कर चुकी है। इनमें से अगर हम 4 केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों और इंटर स्टेट कैडर डिप्यूटेशन पर तैनात हैं। 1 जनवरी 2024 को सचिव पद पर प्रमोट होने वाले आईएएस अधिकारियों में अगर हम नाम बताएं आपको तो उनमें किंजल सिंह है, सौम्या अग्रवाल है, पवन जी कुमार जी है, डॉक्टर काजल है, अमृत त्रिपाठी, बी चंद्रकला, अनिल डीगरा, राजेश कुमार, बालकृष्ण त्रिपाठी, चंद्रभूषण सिंह, विमल कुमार दुबे, सुख भारती और डॉक्टर वेदपति मिश्रा और अखिलेश सिंह का नाम शामिल है इन फाइलों में। इनमें सौम्या अग्रवाल, अनिल डीगरा, अखिलेश सिंह, बालकृष्ण त्रिपाठी को हम बताते हैं, इनको पहले ही जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी उत्तराखंड से। सुनीता जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कुछ समय पहले 12 नवंबर को सिलकारा टनल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 41 मजदूरों की जो जान टनल में फंसी हुई थी, तो जो 12 रैक माइनर्स थे उन्होंने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। तो सीएम धामी ने कल अपने आवास पर उन लोगों को सम्मानित किया शॉल ओढ़ाकर, और वहीं उन्हें 50-50 हजार रुपए की राशि दी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया उन्होंने कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और जो वो रेस्क्यू था उसे सफल बनाया। जी निशा जी, वही मैं बात करना चाहूंगी कि प्रदेश सरकार ने जो अगला बजट है 2024 से 25 का बजट है, उसमें जो लोग हैं उन जो लोग उनकी राय मांगी गई है कि जो बजट है वो जो नीचे के लोग हैं, जैसे नॉर्मल लोग हैं, हम लोग जैसे हैं, तो वो लोग जो सुझाव देंगे उसी के ऊपर ही जो बजट तैयार होगा। उसके लिए उन्होंने 10 जनवरी तक की डेट मेंशन की है और अपना नंबर भी दिया है कि लोग जो अपने सुझाव हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम में, ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं ताकि बिल्कुल। उसी हिसाब से बजट बने। तो जो नंबर मेंशन किया है वो है 9520820683 और वही जो मेल आईडी मेंशन की है बजट UK@नाइक इन के ऊपर लोग अपने जो सुझाव है वो दे सकते हैं ताकि जो बजट है वो जनता के हिसाब से बन सके और लोगों को उसी हिसाब से फैसिलिटी मिल सके। जी निशा जी, वही मैं बताना चाहूंगी कि देहरादून के जो उद्योगपति सुधीर विटलास जी है, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर जमीन की धोखाधड़ी और जालसाजी के काफी ज्यादा आरोप थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके सीआईडी वाले जांच कर रहे हैं कि उन्होंने जो जो भी कारनामे किए हैं उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। जी निशा जी बिल्कुल। हम फिर से चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े थे। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं अब बात करूंगा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ये हाल है कि एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहते हैं और वहीं पर कुछ दूरी पर जो है ओपीडी में है युवक गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो इस तरीके से चरमरा चुकी है कि मुझे लगता है कोई भी आ जाए, लेकिन डॉक्टर है क्या स्टाफ है सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। आपको बता दूं कि एक मरीज ऐसा था, इलाज के लिए वो 13 घंटे तक दौड़ाया गया। वो राजधानी लखनऊ की ये स्थिति है। और उसके बाद में जब वो डॉक्टर लखनऊ के ट्रॉमा लारी कार्डियोलॉजी और सीवीटीसी विभाग के परिजन मरीज को लेकर इतना दौड़ते रहे, लेकिन किसी ने, कोई डॉक्टर या स्टाफ ने उस मरीज को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर 13 घंटे के बाद में लारी कॉरिडोर की ओपीडी में जब उसका नंबर आया, बताइए 13 घंटे तक उसका, 13 घंटे के बाद में उसका नंबर आया, और जब उसका नंबर आया तो वहीं आनंद फानन में उसको वहीं इलाज भर्ती किया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर में स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं
उनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है, लेकिन इलाज के नाम पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्यों नहीं हो रही? करोड़ों अरबों रुपए का बजट पास होता है। और एक तरफ बता दूं कि इस कार्डियोलॉजी ये सब तब हुआ जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुधवार को बवाल के बाद ट्रॉमा के निरीक्षण में जुटे थे। उसके बाद में ये स्थिति है। तो सोचिए आप, डॉक्टर हैं जो टाइम से आते नहीं हैं, अपनी प्राइवेट क्लिनिकों में व्यस्त रहते हैं, और गरीब आदमी इसलिए राजधानी लखनऊ का मुंह देखता है ताकि उसको अच्छी व्यवस्था मिल सके, अच्छी चिकित्सा मिल सके। लेकिन यहाँ पर अगर वो सक्षम नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की हो और चाहे ये केजीएमसी की हो, चाहे एसजीपीजी, सारे हॉस्पिटल की यही से बदतर स्थिति है। तो बता दूं कि उस परिवार वालों ने इतना आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन अगर उसको लगा दिया होता डॉक्टर ने तो शायद उसकी जान बच गई होती। आखिर निशा, बड़ा प्रश्न ये है कि अगर कोई राजधानी लखनऊ पहुंचता है अपने जिले से और वो इमरजेंसी में उस मरीज को क्यों नहीं देखा जाता है? पर्ची के नाम पे घंटों टहलाया जाता है, विभाग के नाम पे घंटों टहलाया जाता है कि मरीज यहाँ पे जाइए, आप वहां पे जाइए, और लेकिन उसको अगर टाइम से अगर उस पर ऑक्सीजन लग चुकी होती शायद उसकी जान बच चुकी होती। तो बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर करोड़ों अरबों रुपए आने के बावजूद स्थिति वैसे ही है। अब जैसे हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों की, तो उनमें अगर पेशेंट कोई पहुंच जाता है तो उनको लूटने का काम किया जाता है। आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं, शेखर जैसे हॉस्पिटल हैं, जो मरे हुए मरीजों का इलाज करते हैं, और अगर उनके इलाज के में मौत हो जाती है और 6-6 दिन वो पेशेंट को एडमिट रखते हैं, उसके बाद में अगर कोई जानकारी मिलती है और फिर शिकायत की जाती है तो शासन प्रशासन आंख नाक कान सब बंद कर लेता है। सुनने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है, कहता है मैं कार्रवाई करूंगा। जब सीनियर अधिकारियों से या डॉक्टरों से बात होती है तो कहते हैं ठीक है जांच के लिए। आखिर जांच के साथ भी क्यों खेल खेलते हैं? कार्रवाई करने का भी कोई समय होता है निशा। उस पे क्या होता है कि अगर सरकार चाहे तो तत्काल, अगर उन पर कोई आफत आती है तो तत्काल 24 घंटे में सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आम आदमी के साथ अगर कोई समस्या आती है तो सिर्फ खाना पूर्ति करके और मिली भगत से सारा सिस्टम चलता रहता है। तो एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती। मैं एक नहीं दसियों केस आपको गिना दूंगा कि राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं, वहां पे उनकी बहुत सी दिक्कतें हैं जो नहीं दूर हो पाती, आखिर में उनको उनकी मौत होती है। आपको मैं बता दूं कि एक जो पीजीआई में केजीएमसी में बेड नहीं मिलने के कारण उसका बेटा तड़पता रहा और पिता की गोद में ही उसकी मौत हो गई। बता दूं कि वो इलाज के दौरान जब आया और उसको बेड नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि बेड अभी नहीं है। पहली बात तो निशा ये बताइए, यूपी में इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, जब भी कोई पेशेंट आता है तो कहते हैं बेड नहीं है। आखिर बेड नहीं है तो व्यवस्थाएं क्या है? जब बेड ही नहीं, स्ट्रेचर पर उसको लेके घूम रहे हैं, कोई अपनी गोद में लेकर घूम रहा है, तो बड़े ही संवेदनशीलता के साथ में जब उस बेटे को इलाज के लिए भटकता रहा, उसके बाद अस्पताल ने कहा बेड खाली नहीं, टरकाता रहा कई घंटों तक। ऐसे में इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उसकी जान चली गई। आखिर में उसके बाद में जब वहां के तीमारदार और उनके परिजन हंगामा करने शुरू होते तो फिर उसमें तू मैं होने लगता है और फिर 1-2 घंटे बाद ही बवाल चलता है, उसके बाद मामला शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बता दो, बिहार के एक वैशाली के विशुनगढ़ निवासी रणविजय ने बताया कि वो अपने 17 वर्षीय बेटी शिवम को लेकर सोमवार रात को 2 बजे के करीब लखनऊ पीजीआई पहुंचते हैं। फिर उन्होंने लगाया कि इमरजेंसी में पहुंचने के बाद उनके बेटे का डॉक्टर ने इलाज ही नहीं किया। बताइए, कैंसर पीड़ित शिवम को असहनीय दर्द था, लेकिन ऐसे में गुहार लगाने के बाद डॉक्टर स्टाफ ने एक भी बात नहीं सुनी। बेड खाली नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो इस तरीके केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में यह हाल है। तो बाकी सोचिए जिलों में क्या स्थिति होगी। तो एक बड़ा ही दुखदाई है चीजें। अगर ये सरकार, कोई ब्रजेश पाठक कहते लगातार की हम कार्रवाई करते हैं, आखिर कौन सी सुविधा है? सरकार बजट करोड़ों का वो कहाँ जाता है? कौन पी जाता है उन बजट को? और उस सुविधाओं के नाम पर सिर्फ टाला जाता है। तो ये जो मौतें हो रही है इसकी जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ, अगर हम बात करें अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ, क्योंकि अधिकारी पे सिर्फ टालमटोल किया जाता है और उनपे कार्रवाई नहीं होती। अगर समय से कार्रवाई हो तो जो दूसरा डॉक्टर आए वो कहीं ना कहीं उनको व्यवस्थाएं देने का काम करें। पहली बात तो समय बहुत ही व्यवस्था है, चाहे राजधानी में बात करें, चाहे हम जो जिले के चिकित्सालय हैं सरकारी और प्राइवेट में, तो स्थिति है व्यक्ति जब प्राइवेट से जाता है तो वहां कहीं ना कहीं वहां पे लूटने का काम होता है। उनसे पैसा जरूर लिया जाता है और सुविधाओं के नाम पर खूब। और एक नहीं, ये बताइए, डॉक्टर पहले का डॉक्टर हाथ पकड़ती नब्ज देखता था, लेकिन यहाँ पहुंचते ही सारी जांचें लिख दी जाती हैं। आपका 10-20 हजार रुपए जांचों में खर्च हो जाएगा, उसके बाद में आप फिर दूसरे डॉक्टर के वहां जाइए। तो इलाज के नाम पर सिर्फ बड़ा खेला होता रहता है, खेल करते रहते हैं, लेकिन सुविधाएं जीरो है, बिल्कुल जीरो।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से, देखिए समाजवादी पार्टी जो है 22 दिसंबर को प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारियों में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के लगातार चाहे शिवपाल हो चाहे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा है 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है और कहीं न कहीं जो है वो हमारी जिम्मेदारी जनता हमको देगी। तो इसी को लेकर यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पूरी तरीके से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बता दूं 146 सांसदों के निलंबन पर सपा जो है जोरदार प्रदर्शन करने में लगी हुई है। कल इटावा जब शिवपाल यादव गए तो उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है पूरी तरीके से कमर कस ले और जो है 24 में भारतीय जनता पार्टी को जो है बाहर खदेड़ देना है, उनको हरा के, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे वो उस पे रोजगार पे बात करें, तो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल है, कोई काम नहीं कर पा रही, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हो चाहे चिकित्सा पर हो। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के चाहे अखिलेश यादव हो चाहे शिवपाल यादव लगातार वो कह रहे हैं कि अब ये हार जाएगी और 2024 में बाहर जाएगी, बच जाएगी। और कहीं न कहीं देखा जाए तो देखिए सरकार ये आम व्यक्ति इसलिए निशा चुनता है कि उसको अच्छी सुविधाएं मिले, जो उसका टैक्स कटता है, जो पैसा देता है, उसको आखिर में वो सरकारी योजनाएं उनको लाभ कब मिलेगी, सिर्फ कहीं न कहीं खेल किया जाता है। तो इन सब पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो उच्च अधिकारी हैं वो सिर्फ काम के नाम पर खाना मूर्ति करते रहते हैं, कार्रवाई नहीं होती। कभी आप कोई शिकायत करेंगी या आम आदमी करता है, सिर्फ फाइलों के नाम पे टरकाया जाता है, उसको चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन जांच के नाम पर खेल करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता। आपको बता दूं अभी देखिए कोर्ट को वो तलब करना पड़ा, कोर्ट ने एक जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, हमारे साथ पलाश जी जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से पलाश जी, और कोई अपडेट या कोई जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। अजी छत्तीसगढ़ में अभी जो सबसे एक और बड़ी खबर जो नजर आ रही है वो है माओवादियों का भारत बंद का आह्वान, है ना। माओवादियों ने पिछले 2 दिनों से जो है वो लगातार भारत बंद का आह्वान किया रखा था यहाँ पर, और लगातार 2 दिनों से जो बस्तर जो घोर नक्सली इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहाँ के बीजापुर से आवापल्ली की जाने की जो रोड है, जो मार्ग है, उस पर भारी उत्पात जो है वो नक्सलियों ने मचा रखा है पिछले 2 दिनों से। और आज जो है वो भारत बंद बुलाया था नक्सलियों ने, और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार में आने के बाद से ही माओवाद और नक्सलवाद को जो है वो जड़ से खत्म करने की बात कहती हुई नजर तो आ रही है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, लगातार यहाँ पर नक्सली जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में हम देखने को मिला था कि आईडी ब्लास्ट हो चुके हैं, 2-3 आईडी ब्लास्ट हो गए, जिसमें 2-4 जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। और जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है वो परेशान करने की मंशा जो है माओवादियों की, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और हालांकि जो प्रदेश के शहरी क्षेत्र है, शहरी इलाके हैं, वहां पर इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए घोर नक्सली इलाकों की, तो मैं आपको बता दूं निशा जी की बीजापुर से जो आवापल्ली मार्ग है वहां पर इसका बिल्कुल बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से वहां पर नक्सलियों ने उत्पात मचा रखा है कि कल भी हमने कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि नक्सली वाहनों को आग लगा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जो है वो शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीएसएनएल का टावर जो है वो नक्सलियों के द्वारा जला दिया गया था। तो ये तमाम जो उत्पात नक्सलियों ने मचा रखा है, तो इसकी वजह से बीजापुर क्षेत्र में जो है वो इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए दूसरे घोर नक्सली इलाके की, तो नारायणपुर के इलाके में भी जो है वो इसका असर देखने को मिल रहा है। वहां पर भी जो नक्सलियों के जो दल है वो काफी बड़ा दल जो है वो वहां पर माना जाता है, और लगातार वहां पर भी इसका असर बंद का जो है वो असर देखने को मिल रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर बात की जाए दूसरी बड़ी खबर की, तो आज जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को किसानों का प्रदेश कहा जाता है, तो ये धान खरीदी का मुद्दा जो है वो छत्तीसगढ़ में अभी भी नई सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मंडियों में धान की जो खरीद फरोख्त होनी है, वो अब तक जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं
हो पाई है। इसके क्योंकि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और नई सरकार ने भी पूरी जिम्मेदारी ली है। और वहीं अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं की, तो पिछली सरकार के द्वारा भी कोई ढंग से व्यवस्था नहीं की गई थी धान खरीदी। क्या ऐलान जरूर कर दिया गया था कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ के धान खरीदे जाएंगे, लेकिन अब तक प्रॉपर तरीके से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जो है वो शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते किसानों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी का माहौल जो है वो बनता हुआ बिल्कुल। नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल से कोई और जानकारी? आपको बता दो तो अगर मौसम देते हैं मध्य प्रदेश में जो है बारिश का बताया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये अलर्ट जारी किया है और साफ ना है 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश के गुरुवार के कई इलाके की जो क्षेत्र हैं वो कहीं बारिश है वो लगातार बढ़ रहा है और इससे कई जो क्षेत्र है कई घर है जो वो क्षतिग्रस्त हो। साफ तौर पर ये भयंकर भूस्खलन की वजह से कई घर। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक जो हिमाचल में कुछ जगहों पर बारिश की जो है चेतावनी दी। तो आम लोगों को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही साथ पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश कई इलाकों में भारी बारिश के बाद गुरुवार को कुल्लू में भयंकर हादसा हुआ। भूस्खलन भी हुआ। भूस्खलन के बाद पहाड़ का एक हिस्सा जो है नीचे गिर गया। भूस्खलन के बाद गिरने की वजह जी जी से ही के शिकार लोग हो रहे हैं। उसमें से एक साफ तौर पर हिदायत है, लोग सुरक्षित रहने की हिदायत विभाग ने जारी भी किया है। जी जी बिल्कुल। आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी थी सुनीता जी, जो कि उत्तराखंड से थी। हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े थे उत्तर प्रदेश से, मनीष जी जुड़े थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से, और पलाश जी हमारे साथ जुड़े थे छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने तमाम अपने अपने राज्यों की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है वो सभी आपको बताई। मिलेंगे फिर कल प्रेस वार्ता में नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज।